नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले उनकी नजर सुर्खियों पर। रैणी आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को अभी तक नहीं मिल पाई मदद। नरेंद्र नगर की कोयली पट्टी के 3 युवाओं के परिवार हुए बेसहारा। मासूम बच्चे और महिलाएं लगा रही हैं सरकार से मदद की गुहार। शपथ लेने के बाद एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। 22,000 पदों पर होगी भर्ती। गेस्ट टीचरों का वेतन भी बढ़ाया, तो वहीं अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट देने पर विचार। सत्ता की कमान संभालते ही उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। मुख्य सचिव ओम प्रकाश को हटाया गया। डॉक्टर एस संधू होंगे उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। इससे पहले NHAI के चेयरमैन थे संधू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रदेश के IAS, IPS और IFS अधिकारियों से मुलाकात। तीनों सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। उत्तराखंड में 7 दिन और बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। अब साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेंगे बाजार। प्रदेश भर के मॉल भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी की। आज की टॉप स्टोरी ना तो नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई, न ही सरकार से जुड़ी हुई और न ही इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, बल्कि आज एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे जिसको देख करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों। 7 फरवरी के दिन चमोली के तपोवन में ऋषिगंगा में आपदा आई थी। उस आपदा का भयावह मंजर आप सभी ने देखा होगा। तरह तरह की फुटेज उस वक्त आपने देखी होगी। उसके बाद वहां पर रेस्क्यू का काम चलाया गया। तमाम तरह की बात घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई। तब से लेकर आज तक प्रदेश में ये तीसरे मुख्यमंत्री आ चुके हैं, यानी कि 2 मुख्यमंत्री इस दौरान बदले जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो नहीं बदली तो वो उन लोगों की किस्मत जो कि इस आपदा के दौरान अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला सामने आया है नरेंद्र नगर से। नरेंद्र नगर के कोयली पट्टी के 3 युवा जो कि इस ऋषिगंगा क्षेत्र में जहाँ पर ये जल प्रलय आया था, उस क्षेत्र में ऋत्विक कंपनी में नौकरी किया करते थे। ये लोग उस दिन भी वहीं पर मौजूद थे जब आपदा वहां पर आई। तो तब से ये लोग गायब बताए जा रहे थे। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इनके ना तो शव मिल पाए, ना इनके कोई जानकारी मिल पाई। उस वक्त इनके परिजनों का कहना यह है कि उस वक्त सरकार ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर किसी के शव नहीं मिलते हैं तो उसको मृत घोषित कर दिया जाएगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी मदद सरकार से दी जानी है वो मदद तुरंत परिवार को दे दी जाएगी। लेकिन क्या ऐसा वाकई में हुआ? बिल्कुल नहीं। परिवारों का साफ तौर पर आरोप है नरेंद्र नगर के कोयली पट्टी के गांव जखोली और इसी के ही बगल में एक और गांव है किराड़ा। यहां के कुल मिलाकर के 3 युवक, जो कोयली पट्टी का जखोली गांव है, यहां से 2 युवा, त्रिपन सिंह सजवान, उम्र 37 से 38 साल। इसके अलावा इसी गांव का एक और व्यक्ति जिसका नाम अनिल बिजरवान और बगल का ही गांव किराड़ा के दीपेश, ये तीनों युवा चमोली के ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में ऋत्विक कंपनी में काम करते थे। और 7 फरवरी को जिस दिन ग्लेशियर टूटने के बाद जो आपदा वहां पर आई, तो उस आपदा में ये लोग भी बह करके लापता हो गए। लंबी खोजबीन चली, कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद ये कन्फर्म हो गया कि ये तीनों मर चुके हैं। डेथ सर्टिफिकेट जारी करके सरकार ने मदद की बात कही थी, लेकिन जो इनके परिजन हैं इनको उचित सहायता अभी नहीं मिल पाई। तीनों मृतकों के परिजनों के हाथ अभी भी खाली है। परिवार की अगर हम बात करें तो इन तीनों मृतकों के परिवार पूरी तरह से बेसहारा हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं। परिवार में एकमात्र जो खाने कमाने वाले थे वो रहे नहीं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। घर की क्या स्थिति है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मृतक त्रिपन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी प्रीति सहित 11 और 8 साल के 2 बच्चे हैं। परिवार पूरी तरह से बेसहारा हो चुका है। जबकि जो दूसरा मृतक है, मृतक अनिल बिजलवान, इनके परिवार में इनकी पत्नी कुसुम लता समेत 10 और 8 साल के इनके भी 2 बच्चे हैं और एक बुजुर्ग माँ है। अब गांव किराड़ा, जो इन्हीं के बगल वाला गांव बताया जा रहा है, वहां पर जो दीपेश इस आपदा में मारे गए थे, जो प्रभावित हुए थे, इनके घर में इनकी 25 साल की एक पत्नी है रोशनी देवी और 1.5 साल का एक पुत्र है। ऊपर से जो रोशनी देवी जो इनकी पत्नी है वो गर्भवती भी है। इसके अलावा घर की देखभाल करने वाले इनके ससुर थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में परिवार ने इन पर दोहरी मार मारी और इनके ससुर का भी निधन हो गया। तीनों परिवारों ने मीडिया को खुल करके, संवाद 365 के संवाददाता जब यहाँ पर पहुँचे, इस गांव में पहुँचे, तो उन्होंने खुल करके अपनी बात बताई। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो जो चीज़ें कही थी उस मुताबिक अभी तक कुछ भी सहायता इन लोगों को नहीं दी गई। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदेश में तब से लेकर अब तक तीसरे मुख्यमंत्री आ चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। रैणी आपदा जब आई थी तो उसके बाद इतना हल्ला मचा था,
सरकार, प्रशासन, हर कोई वहाँ पर मौजूद था, तमाम तरह की घोषणाएं की जा रही थी, लेकिन आखिर वो घोषणाएं क्यों पूरी नहीं हुई? इनके घर आप तस्वीरों में देखिए, इन घरों में ये लोग रहते हैं, घर के कमाने वाले नहीं रहे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नियां हैं जो कि पूरी तरह से बेसहारा हो चुके हैं, एक तरीके से कहा जाए तो अनाथ हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सहायता दी जानी चाहिए थी, इन लोगों का कहना है कि वो सहायता इनको नहीं मिल पाई। नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल हैं। सुबोध उनियाल एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस दौरान वो भी 2 बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन क्या उन्होंने भी अभी तक इन परिवारों को सुध लेने की कोशिश की है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये पूरा मामला है नरेंद्र नगर के कुली पट्टी के जखोली गांव और किराड़ा गांव का। परिवारों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भाई उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी तरह की सहायता राशि उन तक अभी पहुंची नहीं है। आपको इनकी पत्नियों के बयान सुनाते हैं। 7 फरवरी को आपदा आई थी चमोली जिले में, वहाँ बह गए, उनका कोई कुछ नहीं मिला। सरकार ने बोला था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ कर देंगे, सरकार ने हमें कुछ नहीं किया। और विधायक लोग सब आए, उन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। 5 महीने हो गए, सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारे बच्चों के लिए खाना नहीं है, कुछ नहीं है घर में, कैसे हम बच्चों को पालेंगे? 5 महीने हो गए, ना घर है ना कुछ है। अब अगर सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो हम रोड पे आ जाएंगे, या तो आप आत्महत्या कर देंगे। सरकार ने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम जो कुछ मिलेगा वो दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं किया। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। हाँ, जोशीमठ में ऋतिक कंपनी में काम करते थे और वहाँ ग्लेशियर फटने के कारण वो दब गए और सरकार से अभी कुछ सुविधा नहीं मिली हमें। और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मेरा 1.5 साल का बच्चा भी है और मेरा ससुर जी का भी कोरोना से देहांत हो गया और हमारे घर की स्थिति बहुत कमज़ोर हो रखी है। तो सुना आपने बयान, क्या इन लोगों का कहना है? ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कब तक इन लोगों की मदद की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक दुखद बात भी है। इतनी बड़ी आपदा के बाद, इतनी घोषणाओं के बाद, इतनी राजनीतिक उठापटक के बाद अगर इतनी छोटी समस्याएं भी लोगों की दूर नहीं हो पा रही हैं, जो कि उनका हक बनता है, तो बहुत बड़ा सवाल उठना भी लाजमी है। चलिए बात कर लेते हैं पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने भी शपथ ली। कैबिनेट वही है, पुराने चेहरे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जो राज्य मंत्री हुआ करते थे वो अब कैबिनेट मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। सरकार बनाने के बाद और सरकार की कमान संभालने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी एक्शन में भी हैं। पहली कैबिनेट हुई तो कल हमने आपको बताया पहली कैबिनेट में जो बातें कही गई उनको लेकर क्या मोटी मोटी जानकारी थी। कल दोपहर के बाद सरकार ने विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी। तो पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बेरोजगारों को और युवाओं को साथ देने की पूरी कोशिश की है। सरकार ने कहा है कि कैबिनेट ने 22,000 जो रिक्त पद हैं, इन पर 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। SC/ST के बैकलॉग पद भी भरे जाएंगे, ये भी कहा गया है। सरकारी नौकरी में जो बेरोजगारों को आयु सीमा में 1 साल की विशेष छूट देने का प्रावधान भी सरकार कर रही है। इस पर नए मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कोरोना के चलते जो प्रभावित भर्तियां हुई हैं उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको 1 साल की छूट उसमें दी जाए। इसका प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाए। तो इस पर भी सहमति बनाने का फैसला लिया जा रहा है। ये प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा इस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो प्रदेश में लोग हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए। जो कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए CHC और PHC स्तर तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाएं। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड बात इस कैबिनेट की बैठक में की गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला गेस्ट टीचर को लेकर। गेस्ट टीचर यानी कि अतिथि शिक्षक जिनका मानदेय 15,000 रुपये था, इनका मानदेय 15,000 से बढ़ा करके 25,000 इस नई सरकार ने, नई कैबिनेट ने कर दिया है। इसके अलावा जो 22,000 पदों पर जो रिक्ति की प्रक्रिया है वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया है और गृह जनपद में इनकी तैनाती के आदेश भी इस बैठक में दिए गए हैं। इस पर भी सहमति बनाई गई है। इसके अलावा इस कैबिनेट की बैठक में जो पुलिस ग्रेड पे विसंगति का मामला है उसको दूर किए जाने के संबंध में एक कैबिनेट स्तर की उप समिति बनाने का फैसला भी लिया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें धन सिंह रावत मंत्री और रेखा आर्य मंत्री दोनों मौजूद होंगे, जो कि इस विषय पर
सोच विचार करेंगे। इसके अलावा जो उपनल की समस्या थी, उपनल कर्मचारी को समान काम समान वेतन देने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। इस सब कमेटी में डॉक्टर हरक सिंह रावत इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि मंत्री गणेश जोशी और मंत्री धन सिंह रावत इसके सदस्य होंगे। तो पहली कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा 6 संकल्प पारित किए गए हैं, लेकिन संकल्प से महत्वपूर्ण ये फैसले हैं जो कि इस चुनावी मौसम में युवाओं को रिझाने की भी पूरी कोशिश नजर आते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 22,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, और गेस्ट टीचर का मामला हो, चाहे वो उपनल का मामला हो, चाहे वो पुलिस जो ग्रेड पे विसंगति का मामला हो, कुल मिलाकर के ये अब स्पष्ट रूप से नजर आता है कि कम समय में ज्यादा रन बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और उत्तराखंड शासन की। दरअसल सत्ता की कमान संभालते ही पुष्कर सिंह धामी ने फेरबदलों का दौर भी शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है इस वक्त उत्तराखंड शासन में। उत्तराखंड शासन का सबसे बड़ा पद मुख्य सचिव का है। इस मुख्य सचिव के पद में परिवर्तन किया गया है। इससे पहले मुख्य सचिव ओम प्रकाश थे। ओम प्रकाश की कुर्सी को जाना लगभग 3-4 महीने पहले से तय माना जा रहा था कि ओम प्रकाश की विदाई हो सकती है। अब उनकी विदाई आखिरकार पुष्कर सिंह धामी ने आते ही कर दी है। ओम प्रकाश अब मुख्य सचिव नहीं होंगे, उनकी जगह एसएस संधू को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। एसएस संधू इससे पहले एनएचएआई के चेयरमैन थे, दिल्ली में वो थे। कल दिन में ये खबरें सामने आई कि ओम प्रकाश को हटाया जा सकता है और एसएस संधू को लाया जा सकता है, जिसके बाद तुरंत आदेश निकाले गए, तुरंत नियुक्ति निकाली गई और तुरंत जो एसएस संधू हैं वो भी दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचते। उत्तराखंड पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उसके बाद अब वो उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव होंगे, यानी कि चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो 1988 बैच के सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू यानी कि एसएस संधू अब उत्तराखंड के अगले मुख्य सचिव होंगे। 17वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। इनसे पहले ओम प्रकाश मुख्य सचिव थे, जिनको अब हटा दिया गया है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस एसएस संधू एक लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं। 1988 बैच के वो अधिकारी हैं, तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते हैं। अभी तक वो केंद्र में थे। केंद्र में इससे पहले उनका केंद्र में जब वो यहाँ से गए थे तो सचिव पद पर गए थे और अक्टूबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के चेयरमैन वो बने थे और जनवरी 21 तक उनका कार्यकाल था। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2021 तक सेवा विस्तार उन्हें दिया था। डॉक्टर संधू केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव उच्च शिक्षा के भी रहे थे। वो 2011 तक पंजाब सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे, यानी कि वहाँ पर वो गए थे। उधम सिंह नगर जिले के पहले कलेक्टर भी थे। इससे पहले भुवन चंद्र खंडूड़ी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के सचिव का दायित्व भी उन्होंने निभाया और पंजाब की बादल सरकार में मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे। इसके अलावा उत्तराखंड में तमाम तरह के विभाग भी उन्होंने इससे पहले संभाले हैं। काफ़ी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, अच्छे अफसर माने जाते हैं, साफ छवि उनकी है। अब देखना यह है कि सत्ता में परिवर्तन के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो लगातार परिवर्तित किया जा रहा था, उसके बाद अब शासन में परिवर्तन करके सरकार और बीजेपी किस हद तक कामयाब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इससे पहले जो ओम प्रकाश थे उनकी छवि को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते थे। उनकी नियुक्ति हुई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर, उनके करीबी वो माने जाते थे, लेकिन अब उनकी छुट्टी हो चुकी है और एसएस संधू नए मुख्य सचिव बन चुके। तो चलिए अब बात एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले तो कैबिनेट की बैठक में कई तरह के फैसले लिए, जो खबर हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। मुख्य सचिव को हटा दिया है, मुख्य सचिव अब एसएस संधू होंगे। इसके अलावा उन्होंने कल एक एक करके प्रदेश की और देश की सबसे जो शीर्षस्थ जो सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनसे मुलाकात की है। सबसे पहले आईएएस जो प्रदेश के हैं उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। जो आईएएस ओम प्रकाश इससे पहले मुख्य सचिव थे, उनके नेतृत्व में पूरे आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कहा है जो पत्रावलियां हैं इनके निस्तारण को समयबद्ध तरीके से किया जाए, समय से सुनिश्चित किया जाए, ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से मेहनत, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा उद्देश्य कार्यों को उलझाना नहीं बल्कि सुलझाना होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि जो शासन में बैठे हुए कई अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इस बात को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यों को उलझाएं ना बल्कि सुलझाएं उनको। ओम प्रकाश के नेतृत्व में सभी अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो देश की सबसे बड़ी सेवा है और शासन व्यवस्था का अनुभव आप सभी को है। शासन में बैठे अधिकारियों से जनता की उम्मीदें होती हैं और उन उम्मीदों को पूरा करना उनका उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आईपीएस एसोसिएशन से मुलाकात की। प्रदेश के जितने भी आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने जो डीजीपी प्रदेश के हैं अशोक कुमार, उनके नेतृत्व में नए मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कि ड्रग्स की रोकथाम के लिए कारगर प्रयासों की जरूरत इस वक्त प्रदेश में है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ट्रेनिंग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कांस्टेबल और वाहन चालकों के रिक्त पद हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया भी शासन को भेजी जाए, उसके लिए प्रस्ताव भी पुलिस उत्तराखंड शासन को भेजे, ये बात उन्होंने कही है। तो अशोक कुमार के नेतृत्व में आईपीएस एसोसिएशन ने मुलाकात की। जितने भी आईपीएस हैं उन्होंने मुलाकात मुख्यमंत्री से की है। कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए, ड्रग्स माफिया पर नकेल कसी जाए, ये महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही जो पुलिस ग्रेड पे विसंगति का जो मामला था उसमें जो कैबिनेट उप समिति बनाई गई है उसको लेकर भी आईपीएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया है। तो इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने जो वन सेवा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। जो मुख्य वन संरक्षक हैं राजीव भरतरी, इनके नेतृत्व में वन सेवा के अधिकारियों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जो सड़क और अन्य विकास कार्य हैं उनमें जो लंबित जो वन भूमि हस्तांतरण के मामले होते हैं, क्योंकि कई सड़कें ऐसी होती हैं, कई काम ऐसे होते हैं जिनमें फॉरेस्ट का क्लियरेंस चाहिए होता है, भूमि का हस्तांतरण होना होता है और वो अटके रहते हैं और विकास काम ठप पड़े हुए रहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन लंबित वन भूमि हस्तांतरण के मामलों का निस्तारण तेजी से करने के निर्देश वन सेवा के अधिकारियों को दिए हैं। मानव और वन्य जीवों का संघर्ष क्योंकि उत्तराखंड में आम बात है, इसको लेकर के ठोस रणनीति और ठोस जो कारगर रणनीति है उसको तैयार करने के निर्देश भी वन सेवा के इन अधिकारियों को दिए गए हैं। तो ये आवश्यक निर्देश मुख्यमंत्री ने इन तीनों सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि प्रदेश की कमान ही इन तीनों सेवाओं के अधिकारियों के हाथ में होती है। जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं और आईएफएस हैं, उनके हाथ में ये तमाम शक्तियां होती हैं कि वो जनता का उद्धार कर सकें और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की और निर्देश दिए। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में लगे कोरोना कर्फ्यू की। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को सरकार ने एक बार फिर से और आगे बढ़ा दिया है। 13 जुलाई तक यानी कि 7 दिन और इस कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इसमें मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए कि गाइडलाइंस वही रहेंगी, सिर्फ नई जो गाइडलाइंस होगी वो मॉल के लिए होगी। प्रदेश में जितने भी मॉल हैं उनको 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। इसके अलावा जो सप्ताह में एक दिन यानी कि रविवार के दिन बाजार बंद करने का जो फैसला लिया गया था तो वो अब पूर्व की भांति जो साप्ताहिक बंदियां होती थी, यानी कि जो वीकली ऑफ होता था हर ज़िले में या फिर हर बाज़ार में अलग अलग तरीके से, कहीं पर सोमवार को, कहीं पर बुधवार को, कहीं पर शुक्रवार को, कहीं पर शनिवार को, तो कहीं पर रविवार को, तो जहां जहां पर जिस जिस दिन पर ऑफ होता था उसी दिन सिर्फ बाज़ार बंद रह सकेंगे और बाकी दिन बाज़ार खुल सकेंगे। जो सभी दुकानें हैं वो खुल सकेंगे और इसी के साथ ही 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक इस कोविड कर्फ्यू को और आगे बढ़ा दिया गया है। साप्ताहिक बंदी की मैंने आपको बात बताई दी है। इसके अलावा बाकी 6 दिन बाजार खुलेंगे, कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अभी भी वही रहेगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जो बाकी प्रतिबंध है वो 29 जून को जो संशोधित एसओपी जारी थी उसी के हिसाब से रहेंगे। शैक्षिक संस्थानों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए उसके बाद फैसला लिया जाएगा क्या उसमें काम करना है। तो 50% क्षमता के साथ सिर्फ मॉल खोलेंगे और साप्ताहिक बंदी जो रहेगी वो पूर्व की भांति रहेगी, यानी कि जिस दिन साप्ताहिक बंदी जिस क्षेत्र में जिस बाजार में होती है वही रहेगी। और इसके साथ ही जो बाकी की कंडीशन है, यानी कि प्रदेश में आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैदानों से पहाड़ों में जाना है तो नेगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। चार धाम यात्रा अभी खुली नहीं है और बाकी जो गाइडलाइन है वो उसी तरह से रहेंगी जिस तरह से इससे पहले चलती आ रही थी। सिर्फ मॉल्स को खोलने की अनुमति 50% क्षमता के साथ दी गई है। ये थी अभी तक की उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। और इसी तरह की खबरों के लिए आप संवाद 365 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी खबरें दिखाइए ताकि उन तक भी जानकारियाँ पहुँचें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।